रिडॉक्स में हम लोगों ने दो चीजें देखी हैं। नंबर वन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि सोडियम एटॉमिक फॉर्म में आयनिक फॉर्म में जब आएगा तो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज ऑक्सीडेशन। इसी तरह एक चीज और हमने देखी, रिडक्शन। जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट से सोडियम +1 आइन है, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा, दिस इज रिडक्शन। इसी तरह रिडक्शन इज क्लोरीन है, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म क्लोराइड आइन। और इसका अगर मैं उल्टा करूं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये होती है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन वी हैव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। जो फॉर एग्जांपल सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और 0 से वो +1 हो गई है। इसी तरह क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, -1 से 0, ये दोनों इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसको हम इंक्रीज स्टेट या इंक्रीज इन चार्ज भी कह सकते हो या इंक्रीज इन वैलेंसी भी कह सकते हो। सिमिलरली रिडक्शन में इसका उल्टा होता है, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या डिक्रीज इन चार्ज या डिक्रीज इन वैलेंसी। यूजुअली वर्ड जो यूज होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट यूज होगा। जैसे प्लस सोडियम +1 से 0 हो गया, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मेंटल फॉर्म में तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, Cl2, और -1 आ गया तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा जी, नेक्स्ट इज तुम हम लोगों ने मेटल्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है। ये दोनों चीजें इलेक्ट्रोलिसिस में यूज होनी है, इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ। मेटल्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? देखो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। जैसे पोटेशियम है, तो पोटेशियम जब रिएक्ट करता है तो इट लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पोटेशियम 1 आइन एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मैग्नीशियम है, ग्रुप 2 का मेटल है, तो इट लूजेस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव आइन बनाता है। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी बेसिकली ये होती है कि कौन सा मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से जो मेटल जितना जल्दी ऑक्सीडाइज्ड होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमारे पास सिलेबस में कुछ मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए कि किसकी किससे ज्यादा है, जिसको हम कहेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर उनका पता होना चाहिए। मतलब कौन सा मेटल जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकता है और कितना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, वो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें याद होना चाहिए। जिसमें हमारे पास पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। ये ऑर्डर हमने किस तरह से याद किया हुआ है? वही जो हमारा निमोनिक है, कल, नसीमा के, मंगेतर, अली, जैन, फाखिर, पप्पू, हैदर, जहेज मिलाए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, चाहे आप जिस तरह से भी याद करो। और डाउन दिस ऑर्डर, डाउन दिस सीरीज, रिएक्टिविटी हमारे पास डिक्रीज होगी। तो रिएक्टिविटी decreases down the series। इसका मतलब ये है कि पोटेशियम जो है वो मोस्ट एक्टिव मेटल है। मोस्ट एक्टिव मेटल वो सबसे ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन पोटेशियम लूज करेगा इसमें से, मतलब सबसे ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज जो होगा वो पोटेशियम होगा। और प्लेटिनियम बीइंग लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल। इस तरह इसको कन्वर्सली इसको हम क्या कह सकते हैं कि पोटेशियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है,
अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास पोटेशियम आयन है और जिंक आयन है और मैं इनको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना चाह रहा हूँ, मतलब मैं इनको रिड्यूस्ड करवाना अगर चाह रहा हूँ, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी करना पसंद कर रहा है वो मुश्किल से करेगा। जैसे पोटेशियम 1 आयन है, उसका अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन करवाना चाह रहा हूँ तो ये ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू जिंक। जिंक जो है वो एज कंपेयर टू पोटेशियम आयन इजिली उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाए जा सकते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, उसको रिड्यूस करवाना आसान है। लेकिन पोटेशियम जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है, उसको रिड्यूस करवाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम ऑक्सीडाइज ज्यादा जल्दी होता है और जिंक ऑक्सीडाइज मुश्किल से होता है। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आती हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, ये जो मेटल्स दिए हुए हैं, क्या एमसीक्यूज में इनके अलावा किसी मेटल की रिएक्टिविटी पूछ सकता है कि कौन सा किससे ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ बिल्कुल पूछ सकता है। इसके साथ ना एक चीज और याद रखा करो कि जो मेटल्स होते हैं डाउन द ग्रुप उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की मैं बात करूं तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर पोटेशियम दिया हुआ है लेकिन सीजियम रिएक्टिविटी और सीरीज में नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर मैं ग्रुप 1 को देखूं तो ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो है, उसके नीचे अगर जाओगे तो सीजियम नीचे आता है, जैसे रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो बस आपको क्या चीज याद रखनी है कि डाउन द ग्रुप इन मेटल्स रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप 1 ले लो या 2 ले लो, रिएक्टिविटी यूजुअली उसने पूछा है तो ग्रुप 1 के किसी मेटल के बारे में पूछा है। तो अगर वो पूछ लेता है आपसे कि क्या सीजियम मोर रिएक्टिव मेटल है देन मैग्नीशियम या सोडियम, तो सीजियम जो है, देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में? पोटेशियम है। तो डाउन द ग्रुप 1 रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो सीजियम जो है वो पोटेशियम से भी नीचे, तो इट मीन सीजियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम। अगर उसको रिएक्टिविटी ऑर्डर में फिक्स करना चाहो तो आप उसको पोटेशियम से ऊपर रखोगे। तो इट मीन्स कि सीजियम जो है वो पोटेशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है। अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि सीजियम जो है पोटेशियम से ऊपर होगा। तो वो इनमें से किसी भी मेटल से अगर वो रिएक्टिविटी कंपेयर कराता है तो सीजियम विल बी द मोस्ट एक्टिव मेटल ऑफ ऑल दी मेटल्स गिवन इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन ये बस ग्रुप 1 के लिए बात पूछ रहा होता है, तो आपको इतना याद रखना है डाउन द ग्रुप 1 रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज होती है, तो सीजियम विल बी मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, इवन सोडियम, इवन रुबिडियम। फ्रेंशियम का भी पूछ सकता है, रुबिडियम का भी पूछ सकता है, लिथियम का भी पूछ लेता है। तो लिथियम कहाँ पे आएगा? लिथियम जो है वो सोडियम के बाद नीचे आएगा। लेकिन याद आपने यही रखना है जो हमने सामने देखा हुआ है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ग्रुप 1 अनस, ग्रुप 1 प्रोडक्ट टेबल से देखा मैंने। सर जी उस्मान। उस्मान आवाज कट रही है तुम्हारी। उस्मान आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है तुम्हारी, कोई फायदा नहीं हो रहा। उस्मान बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, पूरी कट रही है। तुम्हारा अपलोड स्पीड बहुत खराब है अभी। थोड़ी देर में पूछना यार, चैट में लिख दो। सर जी उस्मान। सर मैं कहता हूँ वो जो आपने उसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में लाइन लिखी थी, उसमें ऑक्सीडेशन जब होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है ना? ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। ठीक है, बस यही पूछना।
अनस देखो ग्रुप 2 के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ग्रुप 2 के लिए करा नहीं है उसने क्वेश्चन में इस्तेमाल अभी तक। लेकिन ग्रुप 2 अगर देखो तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो अगर आपसे वो पूछे कि कैल्शियम और स्ट्रोंशियम में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो स्ट्रोंशियम इज मोर रिएक्टिव क्योंकि डाउन द ग्रुप है। लेकिन ग्रुप 1 के लिए यूजुअली पूछ रहा होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है। देखो इलेक्ट्रिसिटी जब भी फ्लो होती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, करंट जिसको हम कहते हैं। चार्ज हमारे पास पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी दो तरह से देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है, या फ्लो ऑफ आइंस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी वो मेटल्स में मिलेगी। मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फ्लो होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या सी ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको नॉन मेटल में, एक नॉन मेटल हमारे पास ऐसा है जिसमें मिलेगी जो कि है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट किस एलिमेंट का बना होता है? कार्बन का। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हम ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स ले रहे होंगे, इसलिए ये बात भी याद रखनी है। और आइंस की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलनी है वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो देखो आइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हम देख रहे होंगे आयनिक कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड जो हमारी इसकी तीनों स्टेट्स, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीजन क्या है? बिकॉज आयंस आर फिक्स्ड और नॉट फ्री टू मूव। आयंस फिक्स्ड हैं इसमें, आयंस एग्जिस्ट तो करते हैं सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस तो हैं, बट दे आर फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ जाइंट आयनिक लैटिस, दे आर नॉट फ्री टू मूव। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह आप बात करो मोल्टेन आयनिक कंपाउंड्स की, मतलब आयनिक कंपाउंड जिसको तुमने मेल्ट कर दिया है हीट करके, तो नाउ आयंस आर फ्री टू मूव। जब आयंस फ्री टू मूव होंगे तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो मोल्टिंग आयनिक कंपाउंड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स की एक और स्टेट हमारे पास होती है एक्वस स्टेट। एक्वा स्टेट क्या होती है? जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड, उनको हम एक्वा स्टेट कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व कर दो तो उसमें भी आयंस बिकम फ्री टू मूव, उसमें भी हमारे पास फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो आयनिक कंपाउंड्स मोल्टेन स्टेट में और एक्वा स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयन तो तीनों स्टेट में होते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट आयंस आर फिक्स्ड, दे आर नॉट फ्री टू मूव। इन मोल्टेन एंड इन एक्वा स्टेट आयंस आर फ्री टू मूव। मोल्टेन जब हम हीट करके उसको मेल्ट करते हैं, और एक्वा स्टेट जब हम उसको वो आयनिक कंपाउंड जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उनके आयंस बिकम फ्री टू मूव। इसी तरह आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक कोवेलेंट कंपाउंड्स भी हैं जिसमें हो रही होती है ट्रैवल।
और वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वो सिर्फ एक ही टाइप के सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम कहते हैं एसिड्स। एसिड्स मिनरल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड ले लो, जैसे कि HCl है। वी नो HCl इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, लेकिन जब हम इसको पानी में डालते हैं तो इट आयोनाइजेस टू गिव फ्री मूविंग आयंस, और क्योंकि आयंस आर फ्री टू मूव तो वी कैन से कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी फिर कंडक्ट होगी। तो आयनिक कंपाउंड जो मोल्टन स्टेट में होते हैं या एक्वा स्टेट में होते हैं, या कोवेलेंट मॉलिक्यूल एसिड्स, जो कि इनको भी फिर हम एक्वा स्टेट्स ही बोलेंगे। जब एसिड्स को आप पानी में डालते हो तभी जब आयनाइजेशन होती है। एसिड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, लिक्विड स्टेट में भी नहीं कर सकता। अगर तुम HCl तुम्हारे पास लिक्विड स्टेट है या गैसियस स्टेट है तो इट वोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। However, once you dissolve the acid into water, it will ionize to give H positive ion and the other anion. So ions are free to move and it can conduct electricity. ठीक है, तो molten state of ionic compounds, aqueous state of ionic compounds and aqueous state of acids, इन सबको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये जो तीनों हैं दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन दैट हैव फ्री मूविंग आयंस एंड दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल। आयनिक कंपाउंड्स के पास उस्मान फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अच्छा, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो अपनी जगह पे रहते हैं। एक MCQ बहुत आता है मेटल्स में कि तुम्हारे पास मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग है, मेटल पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी आप बैटरी कनेक्ट करते हो अक्रॉस एनी मेटल तो क्या होता है? ये जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मूव होंगे। पर अगर मैंने बैटरी कनेक्ट की है, एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, इन दिस केस, राइट हैंड टू द लेफ्ट हैंड। इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचेंगे। इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैटरी। However, the metal positive ions will stay in their positions. ठीक है, वो वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी से जब नए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो पुश करके बाकी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन विल कीप मूविंग बट पॉजिटिव आयंस विल स्टे इन देयर पोजीशंस। ठीक है सर। फरदान, प्लेटिनियम का क्या पूछ रहे हो? सर जी बोलो। अगर जो मेटल को अगर आप मेल्ट करें तो उसके किसको मेल्ट करें? आयंस भी मेटल्स फ्री को हो मेल्ट जाए, करें? मेटल्स को। अच्छा, मेटल्स को जब हम मेल्ट करते हैं तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैसे हो रही होगी। देखो, जब मेटल्स को हम मेल्ट करते हैं तो उस वक्त भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करवा सकते हो। उसमें वो जो आयंस होते हैं स्टिल दे कैन नॉट मूव विद इन अ मेटल, क्योंकि मेल्टिंग, देखो मेटल को आप एक्वा स्टेट में तो लेके आ नहीं सकते हो। जब आप मेल्ट करते हो तो मेटल पॉजिटिव आयन बैटरी को, बैटरी जो है वो मेटल पॉजिटिव आयन को मूव नहीं कराएगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। एक चीज जो समझने वाली है ना, वो क्या है कि देखो, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली करंट, तुम लोगों ने फिजिक्स भी पढ़ ली है पूरी, यू नो कि इलेक्ट्रिसिटी आपने जितनी भी देखी है इट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोलाइट में किस तरह से कंडक्शन हो रही होती है? इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो ही नहीं रहा होता। बेसिकली होता क्या है कि जब आप बल्कि हसन जरा होल्ड करो, तुम्हें 2 मिनट में ये बात समझ आ जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस में। बट अभी फिलहाल ये बात जरूर याद रखो कि मेटल्स की अगर मेरे पास मोल्टन स्टेट है, मैंने मेटल्स को मेल्ट करा दिया, मोल्टन मेटल है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किस वजह से हो रही होगी? तो वो मेटल पॉजिटिव आयंस की वजह से नहीं हो रही होगी, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ही वजह से हो रही होगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये अभी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस वजह से हो रही है, आयंस किस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये समझोगे तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि मोल्टेन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव आयंस क्यों नहीं इन्वॉल्व। सही है यहाँ तक?
अच्छा उस्मान, इलेक्ट्रोलाइट में तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं, अगर तुम आयनिक कंपाउंड की बात करो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मतलब किसी भी एटम के आउटर शेल में वो इलेक्ट्रॉन्स खाली नहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने बॉन्डिंग की हुई है जितनी उन्होंने करनी चाहिए। तो तुम्हारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं आयनिक कंपाउंड्स में। मतलब इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो आयनिक कंपाउंड भी तो एटम से बना हुआ है ना, और हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स है, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे मेटल्स में जो कि बैटरी लगाने से मूव कर जाए। अब तुम्हारे पास सोडियम क्लोराइड नमक है, आयनिक कंपाउंड है सॉलिड स्टेट में, तुम उसको मेल्ट भी कर दो या सॉलिड ही रखो तो तुम उस पर बैटरी लगाओ, नमक में एक जगह बैटरी का तार डालो, दूसरी जगह पे नेगेटिव तार डालो, बीच में बल्ब लगा दो, तो बल्ब कभी भी नहीं जलेगा। सही है। हाँ, जब तुम उसको मोल्टेन स्टेट में लेके आ जाओगे तो मोल्टेन स्टेट में आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना शुरू कर देंगे। लेकिन आयंस इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करवा रहे हैं वो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त। यहाँ तक बात क्लियर है सारी? सर जी उस्मान। सर मैं कह रहा था जब आयन जो है वो आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी करवा सकते हैं तो मेटल्स में जो पॉजिटिव आयन है वो क्यों नहीं करवा सकते? ये अभी ये समझ आ जाएगा ना इलेक्ट्रोलिसिस में, मैं तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये आंसर आपका इधर हो जाएगा, अभी आ जाएगा समझ। हसन ने भी ये पूछा, आपने भी ये पूछा है, तो 2 मिनट रुक जाओ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बता दो अभी इसी में से। सर बाकी ये मेरा क्वेश्चन था कि बैटरी में से तो इलेक्ट्रॉन्स भी कभी निकलते ना, बैटरी तो सिर्फ पुश प्रोवाइड करती है। मतलब ये कॉन्सेप्ट गलत है ना कि बैटरी में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तार के अंदर पहले से ही होते हैं ना, वो बस सिर्फ पुश प्रोवाइड करती है। जी कह सकते हो। तुम्हारी आवाज में आधी कट गई थी, लेकिन जितना मुझे समझ आया कि बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑलरेडी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं 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 पुश। नहीं नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ सवाल कि बैटरी में तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ना, बैटरी तो सिर्फ तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है, वोल्टेज प्रोवाइड करती है, वोल्टेज जो होता है वर्क डन होता है, पुश करते हैं, तो इस वजह से वो पूरे सर्किट में रोटेट रिवॉल्व करते हैं चार्जेस। तो लेकिन बैटरी के देखो अंदर से तो अपने ऐसे नहीं निकल रहे होते ना। देखो अब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन किस तरह से हो रहा होता है, दैट इज फिजिक्स। लेकिन तुम्हारे पास एक एमसीक्यू आता है जिसमें वो ये पूछता है कि जब मैटर्स में कंडक्शन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन स्टे इन देयर पोजीशन। ये तुम्हें याद रखनी है बात। ठीक है। अब बैटरी क्या कर रही होती है, वो एनर्जी वोल्टेज ईएमएफ वाला चक्कर जो है हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में। ठीक है, आगे बढ़े। तो सर वो रिप्लेस कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कौन रिप्लेस करता है उन्हें? बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स नए इलेक्ट्रॉन की जगह पे जगह ले रहे हैं। अब देखो ना, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, पीछे से नए इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनको आगे धक्का देंगे और उनकी जगह पे आके बैठेंगे। मतलब बैटरी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जी बिल्कुल, आपने ऐसे ही याद रखना है एज फार एज योर केमिस्ट्री इज कंसर्न राइट नाउ। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में देखो हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अभी हमने देखा कोई ऐसा सॉल्यूशन या मोल्टेन आयनिक कंपाउंड जिसमें फ्री मूविंग आयंस हो। अच्छा, इसमें हम दो मेटल रॉड्स भी डाल सकते हैं या दो ऐसी रॉड डालेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब या तो वो मेटल रॉड हो सकती हैं या वो ग्रेफाइट की रॉड्स हो सकती हैं, क्योंकि ग्रेफाइट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और एक रॉड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरी रॉड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो रॉड्स होती हैं इनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है अभी, उसको हमने नाम देना है एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसको हमने नाम देना है कैथोड। इन इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल से
जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के साथ कनेक्टेड है वो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोलाइट तक लेके आएगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है वो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोलाइट से वापस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाएगा। तो कैथोड will bring electrons from the negative terminal of the battery to the electrolyte, and anode will take electrons from the negative terminal of the battery or from the electrolyte to the positive terminal of the battery. सही है। अच्छा, इलेक्ट्रोड्स जो हम यूज करने वाले हैं वो किस मटेरियल की यूज करेंगे? हम लोग दो मटेरियल की इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। एक है हमारे पास ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सॉलिड स्टेट में, और इलेक्ट्रोड हमें सॉलिड स्टेट में चाहिए होगी क्योंकि रॉड सॉलिड स्टेट में चाहिए ऑफ कोर्स। या फिर मेटल्स में अगर मैं कोई मेटल यूज करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनियम, क्योंकि प्लेटिनियम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। हम बाकी मेटल्स क्यों नहीं यूज करेंगे उसका रीजन अभी समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट एसिड ले रहा हूँ और मैंने उसमें कोई मेटल इलेक्ट्रोड डाल दिए तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बजाय खुद एसिड से रिएक्ट हो जाएगी। तुम्हें पता है मेटल रिएक्ट कर देते हैं एसिड के साथ। अगर मैंने जिंक इलेक्ट्रोड ले लिए तो जिंक रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसलिए हम मेटल्स की इलेक्ट्रोड नहीं लेते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में दो टाइप की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, उसमें हम प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे। दो तरह की इलेक्ट्रोलिसिस होंगी, इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा है एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होगी या तो वो ग्रेफाइट की होगी या प्लेटिनियम की होगी। और इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड्स डू नॉट गेट डिसॉल्व्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोड्स डू नॉट गेट डिसॉल्व्ड और डू नॉट क्या कहते हैं रिएक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम इसको सिर्फ ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड्स डू नॉट गेट डिसॉल्व्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग मेटल्स की इलेक्ट्रोड लेंगे सिर्फ, और उसमें ये इलेक्ट्रोलिसिस में डिसॉल्व हो रहे होंगे, डिसॉल्व्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो डेफिनेशंस पे हमारा इतना कोई फोकस नहीं है क्योंकि इस तरह की चीजें पेपर 2 में आ रही होती हैं। हम लोगों ने पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना है, तो इसलिए बस माइंड में ये बातें रखना। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में ग्रेफाइट और प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड लेंगे। 99% केसेस में हम प्लेटिनियम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ही यूज कर रहे होंगे जो कार्बन की बनी हुई होती है, ठीक है। और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में हम मेटल्स के इलेक्ट्रोड यूज कर रहे होंगे। एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड जो होती है वो डिसॉल्व करती है, मतलब एनोड जो होगी वो डिसॉल्व हो रही होगी स्पेसिफिकली। और इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड्स को कुछ भी नहीं होगा, जैसी है वैसी की वैसी रहेंगी। साथ आप क्या पूछ रहे हो, बात समझ नहीं आई, माइक खोल के बोल लो। सर तुम अस्सलाम। सर वो जो एक एमसीक्यू आता है कि किस जगह पे जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो वो कौन सा है? ज्यादातर उसका आंसर वो कॉपर वायर होता है, तो वो एमसीक्यू कैसे करना होता है? देखो उसमें अगर आपका कॉपर वायर जो है वो सॉलिड स्टेट में हो चाहे मोल्टन स्टेट में हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर कॉपर इन द फॉर्म ऑफ आयंस है, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही होगी वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव फ्री आयंस की वजह से हो रही होगी, ठीक है। लेकिन कॉपर अगर एलिमेंटल फॉर्म में, मेटेलिक फॉर्म में, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो। चलें आगे। पहली जो हम इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड होगा। जैसे ही मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है इससे सोडियम क्लोराइड मोल्टेन फॉर्म में, मतलब इसमें Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन दे आर फ्री टू मूव। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं तो हम जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं यूजिंग ग्रेफाइट, या इसको कार्बन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। जो मैं इलेक्ट्रोड्स डाल रहा हूँ ये है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी इलेक्ट्रोड को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया है उसको मैं एनोड लिखूंगा, और जिस इलेक्ट्रोड पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल का चार्ज आया है उसको मैं कैथोड लिखूंगा। अच्छा, तो जो एनोड है हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज हुई हुई है। अभी देखो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, तो एनोड की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, इट इज इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अनस वो तो आपको बताएगा ना कि कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस इनर्ट है कौन सा एक्टिव करना है। अभी आगे हम चीजें चलेंगी ना तो पता चल जाएगा। अच्छा, तो एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं नेगेटिवली चार्ज आयन है, जैसे कि क्लोराइड, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड क्योंकि वो नेगेटिव है और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाके अट्रैक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोराइड आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन एटम हमें पता है कि वो अकेला इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, वो हमेशा Cl2 बना के रहता है। दो क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के साथ मिलके बॉन्ड बना के रहते हैं। क्लोरीन की एलिमेंटल फॉर्म ही Cl2 है, जैसे सोडियम की Na लिख सकते हो लेकिन क्लोरीन Cl2 फॉर्म में लिखोगे एंड इट विल लूज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बैलेंस करोगे तो 2Cl नेगेटिव आ जाएगा। तो क्लोराइड आयंस विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे अपना एनोड के ऊपर। इसी तरह कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और कैथोड क्या होती है, इट इज द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा कैथोड पे। इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे जो आयन जाएगा इससे अट्रैक्ट होगा, Na पॉजिटिव होगा क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। और Na पॉजिटिव ion, it is deficient of electrons, it will gain 1 mole of electron to form Na in elemental form. This is reduction. देखो बेसिकली Na पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं कैथोड से, और बदले में क्लोराइड आयंस ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं एनोड को। तो विद इन द इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नहीं हुआ कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकला कैथोड तक गया और इलेक्ट्रोलाइट में स्विम करता हुआ एनोड तक चला गया, ऐसा नहीं हुआ। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन कैटाइन ने ले लिए, उसके बदले में एनाइन जो कि नेगेटिवली चार्ज आयन है उसके बदले में एनोड पे उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन वापस बैटरी की तरफ चला गया एनोड से होता हुआ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी पे। तो बैटरी को क्या पता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम के आया या नहीं आया, बैटरी को तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है। उसके नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकला और वो कैटाइन ने ले लिया, और एनाइन ने नेगेटिवली चार्ज आयन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया एनोड पे और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे चला गया, तो कंडक्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ने इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो नहीं करा, ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला इलेक्ट्रोलाइट में स्विंग होता हुआ एनोड तक पहुंचा। आयंस ने किस तरह से कंडक्शन कंप्लीट करी, कैटाइन ने पॉजिटिवली चार्ज आयन ने कैथोड से इलेक्ट्रॉन लिया और बदले में नेगेटिवली चार्ज आयन ने इलेक्ट्रॉन एनोड पे दे दिया, तो जो वापस बैटरी चला गया।
तो बैटरी को तो ये पता है ना कि मैंने इलेक्ट्रॉन दिए थे इतने, वापस उतने ही वापस आ गए। तो बैटरी को इससे लेना देना नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से किसने आए, बैटरी को तो ये लगेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हुए आ गया वापस। ठीक है, तो हसन आपने जो बात पूछी थी वो यही वाली थी ना, इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से नहीं हो रही है। इसी तरह मेटल्स को जब तुम मोल्टन फॉर्म में लेके आओगे तो पॉजिटिवली चार्ज आयन को अगर आप रिड्यूस करवा दोगे तो वो तो होगा नहीं रिड्यूस। मतलब आप यही कह सकते हो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, उसके बदले में देगा कौन बैटरी को। तो अगर आप मेटल्स में, क्योंकि मेटल्स में चार्ज आयन ही आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आयन है, नेगेटिव आयन तो है नहीं, अगर एक रिड्यूस्ड होगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा। और सेकेंडली जो मेटल पॉजिटिव आयन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहे होते, वो उनके आसपास ही होते हैं मेटल्स में, ये होता ही है। अब उस्मान जरा इस बात को तुम भी ध्यान से सुन लेना कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनके लास्ट शेल से निकल के थोड़ा बाहर आ जाते हैं, लेकिन रहते ही एटम के पास ही हैं, आसपास ही होते हैं उसके। तो जब बैटरी से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे और खुद उसकी जगह पे बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन, मेटल पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉन गायब ही हो गया, वो इलेक्ट्रॉन तभी वो आगे जाएगा जब पीछे से नया इलेक्ट्रॉन मेटल पॉजिटिव आयन पकड़ के बैठ जाएगा। वरना तो इमेजिन करो अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन आगे चले जाए और पीछे से इलेक्ट्रॉन ना आए तो मेटेलिक बॉन्डिंग ही खत्म हो जाएगी इसमें, मेटल पॉजिटिव आयन जैसे को रिपेल कर करके मेटल कोलैप्स हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, राइट। समझ आई बात। उस्मान, हसन, जिसने ये चीज पूछी थी मुझसे। जी सर समझ में आ गई, लेकिन सर बस एक चीज समझ नहीं आ रही कि जो आपने कहा ना कि बैटरी से निकलती है, ये बात वो फिजिक्स के सर ने कहा था कि बैटरी से कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, तो इस वजह से बस थोड़ी सी देखो इसमें confusion थी। वो वहीं पे छोड़ दो फिजिक्स को वहीं पे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डिटेल बात है जो तुमने बहुत आगे जाके पढ़नी है, वो ये लेवल में भी तुम्हें क्लियर नहीं होगा। तो वो एक अलग बात है। फॉर नाउ वी विल स्टिक ऑन दिस कॉन्सेप्ट के इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव से निकला, उसने धक्का मारा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स को, उसकी जगह पे आके बैठ गया, बाकी आगे चला गया दूसरा वाला। ठीक है जी। सर कैथोड जो रॉड होती है वो मतलब इनिशियली बैटरी में लगाने से पहले ही उसकी नेचर में नेगेटिव होता है चार्ज, नहीं या नहीं, फिर बैटरी के ग्रेफाइट है, लगाने की वजह से नेगेटिव? दोनों ग्रेफाइट हैं उस्मान, दोनों ग्रेफाइट हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर वही होगा, हेक्सागोनल लेयर्स ऑफ कार्बन होंगी और हर कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स एंड एवरी कार्बन एटम हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन। दोनों एक ही मटेरियल की बनी हुई है, तो दोनों में यही स्ट्रक्चर है। बहरहाल जो बातें मैं आपको आंसर नहीं कर रहा हूँ ना, तो वो फिलहाल हमारे लिए इरेलीवेंट इस तरह से है। देखो साइंस से इरेलीवेंट नहीं है वो, केमिस्ट्री से भी इरेलीवेंट नहीं है तो हमारा साइंस का पार्ट ही, लेकिन हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इरेलीवेंट हो जाएंगी। इसलिए बेशक पेपर के बाद ये चीजें पूछते रहो, अभी जो है हमें सिर्फ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना है, आंसर सही करने के लिए पढ़ना है। तो वो बातें डिस्कशन फिर हम आगे बाद में कभी कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी फॉर डेट, अभी विल स्टिक टू क्वेश्चंस। अच्छा देखो हुआ क्या कि एनोड पे क्लोरीन गैस बनी, क्लोराइड आयन थे ना इलेक्ट्रोलाइट में, तो क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। क्लोरीन गैस का कलर होता है ग्रीन, तो वी कैन से कि एनोड पे हमें ग्रीन कलर्ड गैस दिख रही है निकलती हुई, ग्रीन कलर्ड गैस इज इवॉल्व। और कैथोड पे हमें सोडियम मेटल बनता हुआ दिख रहा है, वो सोडियम आयन सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो गया। तो जो इलेक्ट्रोलाइट की जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी वही चेंज हो गई। इलेक्ट्रोलाइट में Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन था, अब देयर इज नो मोर Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन। Na पॉजिटिव आयन Na में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, Cl नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होकर Cl2 हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये डिकम्पोजिशन हुई है इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट पास होते हुए तुम्हें दिख रहे हैं, लेकिन तुमने अब ये समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में स्विम करता हुआ नहीं जा रहा है,
कैटाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके बदले में एनाइन इलेक्ट्रॉन दे देता है। दैट्स हाउ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इस इलेक्ट्रोलिसिस की अगर मैं आपसे ओवरऑल इक्वेशन पूछूं तो ओवरऑल इक्वेशन कैसे है, कंप्लीट सेल इक्वेशन कैसे बनाओगे? इसको हम दो नामों से जानते हैं, दिस इज कंप्लीट सेल इक्वेशन या ओवरऑल सेल इक्वेशन। तो ओवरऑल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कह लो। तो एनोड में देखो वी हैव, जो क्लोरीन की इक्वेशन है उसमें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन पॉजिटिव आयन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमें करना है क्या होता है, इन दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ना बैलेंस करके लिखते हैं। ये हाफ इक्वेशंस कहलाती हैं। कंप्लीट इक्वेशन बनाने के लिए मैं इनके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करूंगा पहले, और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो सोडियम वाली इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। जब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2Na पॉजिटिव, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2Na। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन जो है मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद, और क्लोरीन की इक्वेशन में 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड ऐड करा देंगे और राइट साइड ऐड करा देंगे। लेफ्ट और राइट पे सेम चीज है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को ओवरऑल कंप्लीट इक्वेशन की फॉर्म में, पहली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे 2Na पॉजिटिव है, दूसरी इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे 2Cl नेगेटिव है, एक साथ लिख दोगे। पहली इक्वेशन में राइट साइड पे 2Na है और दूसरी इक्वेशन में Cl2 है, एक साथ लिख दोगे तो ये इसकी कंप्लीट सेल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस नहीं करोगे तो कंप्लीट इक्वेशन तुम्हारी सही नहीं बनेगी। बैलेंसिंग इज मस्ट। ठीक है, आगे बढ़े। सर मुझे पूछना था जी बोलो। कि ये एनोड में, एनोड पॉजिटिव चार्ज होती है, तो वो जब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन जब वहाँ लूज करेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव एनोड की वजह से वो उसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं रहेगा, मतलब एनोड अट्रैक्ट करके नहीं रखेगा उससे अपनी तरफ। नहीं, एनोड जो कनेक्टेड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, और इलेक्ट्रॉन वहां पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही तुम्हारा क्या कहते हैं एनाइन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो वो थ्रू दी इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंच जाएगा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, और फिर वही इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा सर्किट में चलता रहेगा। यस, वही इलेक्ट्रॉन्स पे दोबारा ओके, कैथोड पे आ जाएंगे। ठीक। बाकी सर ये पूछना था, जो ओवरऑल इक्वेशन चल रही होती है वो इक्वेशन होती है जो मतलब एक्चुअल में चल रही होती है, वो जो दो कैथोड और एनोड वाली इक्वेशन वो हम समझने के लिए करते हैं, असल में ये चल रहा होता है इक्वेशन जो आपने बनाई है। देखो रिएक्शन तो दोनों यही हो रहा है ना, हाफ इक्वेशन। अगर मुझे इनको एक साथ मिला के लिखना है तो मिला के मैं पूरी कंप्लीट इक्वेशन ऐसे लिखूंगा, तो होनो दोनों यही रहे, लेकिन इन दोनों को एक साथ शो करना है तो उसको मैं कंप्लीट इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, ओके चलें सर। आगे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉल। अच्छा, एक इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड की भी बहुत आती है, वो पेपर 2 में भी बहुत आती है, तो जल्दी से इसको देख लो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड। देखो लेड के बारे में बहुत बार बात हुई है। लेड जो होता है वैसे तो वो ग्रुप 4 का एलिमेंट है, लेकिन लेड हमेशा जो चार्ज बनाता है वो Pb2 पॉजिटिव बनाता है, जो ग्रुप 2 वाले बनाते हैं। इसलिए लेड को अक्सर एमसीक्यूज में तुमने देखा होगा ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के साथ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि वो 2 पॉजिटिव चार्ज बनाता है। ठीक है, इसमें जो आयन्स होंगे वो लेड 2 पॉजिटिव आयन और ब्रोमाइड आयन हो गए Br नेगेटिव 1। ये भी मैं इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज करूंगा। पाओ नीचे रखो, चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मैं जा रहा हूँ। रयान, अरे माइक खुला हुआ है। अच्छा देखो इसमें क्या होगा,
ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर जो मेरा इलेक्ट्रोलाइट है वो लेड टू ब्रोमाइड है, लेकिन मोल्टेन फॉर्म में, मतलब लेड टू पॉजिटिव आइन अलग होंगे, फ्री टू मूव, और ब्रोमाइड आइन दे आर फ्री टू मूव। इसमें वही करा मैंने, 2 इलेक्ट्रोड्स डाली ग्रेफाइट की, एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, दूसरी इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो एक एनोड बन गया जिसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन आ गए, एक कैथोड बन गया जिसमें नेगेटिव चार्ज आयन आ गए। इक्वेशंस क्या होंगी, एनोड क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिवली चार्ज आयन अट्रैक्ट होगा, Br नेगेटिव, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Br2 बनाता है, क्योंकि ब्रोमीन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ Br2 एलिमेंटल फॉर्म में, उसको बैलेंस करोगे तो 2Br नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पे और तुम्हें दिखेगा क्या होता है, ब्राउन कलर गैस इज सीन। अब जो ब्रोमीन बना है, ब्रोमीन वैसे तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन क्योंकि ये मोल्टेन लेड टू ब्रोमाइड है, इसको ऑलरेडी आप हीट कर रहे इन ऑर्डर टू कीप लेड टू ब्रोमाइड इन द मोल्टेन स्टेट, तो इतने हाई टेम्परेचर पे ब्रोमीन ऑफ कोर्स गैसियस स्टेट में बनेगा। ब्रोमीन का कलर जो होता है वो ब्राउन होता है या रेड ब्राउन होता है। इसी तरह कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आयन अट्रैक्ट होगा, दैट इज Pb2 पॉजिटिव, इट विल गेन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म लेड। अच्छा, लेड मेटल जो बनेगा, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर पे लेड मेटल भी मोल्टेन स्टेट में बन रहा होगा, तो तुम इसको लिक्विड स्टेट भी लिख सकते हो। यहाँ पे रिडक्शन हो गई। इसकी ओवरऑल इक्वेशन भी वैसी ही बनेगी, इसकी ओवरऑल इक्वेशन बनाना आसान है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दोनों इक्वेशन में 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कुछ पूछना हो क्वेश्चन तो हैंड रेज कर लेना। अच्छा, दूसरी तरह की इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास क्या होती है, एक्वस। देखो मोल्टेन पढ़ा हमने, मोल्टेन आयनिक कंपाउंड, ये उसकी इलेक्ट्रोलिसिस है। तो एक्वस आयनिक कंपाउंड, जैसे कि जब मैंने सोडियम क्लोराइड अभी मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस देखी थी, अब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड। देखो एक्वस का मतलब डिसॉल्व इन वाटर। अब डाइल्यूट का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो हमें पता है कि जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो इट कैन, उसकी कंसंट्रेशन की बेसिस पे वी कैन से वेदर इट इज डाइल्यूट जब पानी उसमें ज्यादा होगा, या कंसंट्रेटेड जब अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसमें ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कंसंट्रेशन ओवर वॉल्यूम, ओ सॉरी, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो अगर सॉल्यूट के मोल ज्यादा होंगे तो उसको हम कहेंगे कंसंट्रेटेड, और अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा सॉल्वेंट का जो कि यूजुअली वाटर होता है तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट। अब ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि वेदर इट इज अ डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये चीज मैटर करती है इलेक्ट्रोलिसिस में कि सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट आपका डाइल्यूट है, डाइल्यूट एक्वस है या कंसंट्रेटेड एक्वस है। किन इलेक्ट्रोलिसिस में मैटर करती है अभी ये देख लेते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड, कंसंट्रेटेड की भी देखते हैं, अभी फिलहाल हम डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड एज एन इलेक्ट्रोलाइट अगर हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में तो क्या हो रहा होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, पहले वो देख लेते हैं। अगेन इलेक्ट्रोलाइट जो अब मैं इसमें लूंगा वो एक्वस सोडियम क्लोराइड लिया, यानी डिसॉल्व इन वाटर। NaCl को पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो माय इलेक्ट्रोलाइट इज सोडियम क्लोराइड इन एक्वस स्टेट। अगेन काम वही किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट किया वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। पॉजिटिवली चार्ज इज एनोड और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कैथोड। सही। अच्छा, इलेक्ट्रोड अगेन ग्रेफाइट की ही लिए, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस ही कर रहे हैं अभी तक हम सारी इलेक्ट्रोलिसिस इनर्ट ही पढ़ रहे हैं। जब एक्टिव पढ़ेंगे तो तुम्हें जो चेंज होगा वो पता चल जाएगा। फिलहाल जब भी मैं ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस है, मतलब इलेक्ट्रोड ने डिसॉल्व नहीं होना है इलेक्ट्रोलिसिस में। अच्छा, इस इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास आइंस कौन कौन से होंगे, देखो
सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है, इसका मतलब है हमारे पास Na पॉजिटिव आइन होगा और Cl नेगेटिव आइन होगा। क्योंकि हमारे पास वाटर है इसमें, तो वाटर की वजह से भी दो आइंस होते हैं, वाटर भी थोड़ा बहुत आयोनाइज हो रहा होता है, H पॉजिटिव आइन एंड OH नेगेटिव आइन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट एक्वस होगा, whether dilute or concentrated, there will be two more ions involved due to water. One is H positive ion and the other is OH negative ion. तो इलेक्ट्रोलाइट इटसेल्फ जो कि सोडियम क्लोराइड है, उसकी वजह से जो आयन है वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन है, और वाटर की वजह से भी आयंस प्रेजेंट है, वो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। अब इसमें हमारे पास देखो कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, उसकी तरफ जो आयंस अट्रैक्ट होंगे वो Na पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होंगे, और एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ जो आयंस अट्रैक्ट होगा वो Cl नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आयन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट हो गया। अब सवाल यह है कि कैथोड पे रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा। तो अभी शुरू में हमने बात की थी कि हमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसमें जो ऊपर है उसको रिड्यूस करवाना मुश्किल है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होना ज्यादा पसंद करता है। तो ये जो हमारे पास रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, कल नसीमा का मंगेतर, अली जैन, फाखिर, पप्पू, हैदर, जहीज मिलाए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ठीक है। तो इसमें रिडक्शन हमारे पास अब Na पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन है, जो ऊपर है वो रिड्यूस मुश्किल से होगा, जो नीचे है वो आसानी से हो जाएगा। तो आपने क्या याद रखना है कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो नीचे है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा और जो ऊपर है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन नीचे है तो वो इजी रिड्यूस्ड हो जाएगा, Na पॉजिटिव आयन नहीं होगा। H पॉजिटिव आयन हमें पता है कि H पॉजिटिव आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ H नहीं होता, क्योंकि दो हाइड्रोजन आयन लगेंगे इसलिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन की इक्वेशन ये बनेगी, और हाइड्रोजन बनेगी गैसियस स्टेट में H2 गैस। इसी तरह एनोड पे कौन सा एनाइन ऑक्सीडाइज्ड होगा, क्योंकि एनाइन भी दो तरीके के हैं, ठीक है। साथ क्या बोल रहे हो बोलो। माइक खोल के बोल लो जल्दी से। ये वाली बात समझ आई। अच्छा, एनाइन में हमारे पास कौन सा एनाइन जो होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। अब क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी देख लो, इनका भी अपना एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है, और वो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है कि जैसे तुम्हारा Cl नेगेटिव है, एक मिनट, देखो ये अस्सलाम रिएक्टिविटी वालेकुम ऑर्डर सर, याद। सर आवाज आ रही? वालेकुम अस्सलाम जी, बोलो बेटा, कौन बात कर रहा है, साथ बात कर रहा हूँ सर। बोलो। सर मैं वो आप वो रिएक्टिविटी सीरीज का वो शॉर्ट फॉर्म वो याद करने वाला, वो आप लिखवा सकते हैं कहीं पर सर, फिर से डिक्टेट कर सकते हैं एक बार? देखो ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें देख लेना। वरना मैं बता देता हूँ, लिख लो अपने पास खुद ही, कुछ भी तुमने किसी ना किसी तरह तो अब तक याद की भी होगी, बट स्टिल मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ दोबारा से, अदरवाइज ये क्लास रिकॉर्डेड है तो तुम इजली वहां से दोबारा से देख सकते हो। इस कल नसीमा के मंगेतर, अली, जैन, फाखिर, पप्पू, हैदर, जहेज में लाए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ठीक है। यस सर, ठीक है, अच्छा, थैंक यू। ओके। अच्छा, तुम्हारे पास जो नेगेटिवली चार्ज आयन है, ठीक है,
उसमें कौन सा ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो उसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये होता है, सम सल्फेट, सम इज फॉर सल्फेट, नॉटी, नाइट्रेट, चिल्ड्रन Cl of hydroxide, some naughty children of bromide and iodide। सही है, इसमें नीचे होगा वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में से नीचे कौन सा है, हाइड्रोक्साइड आयन है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्लोराइड नहीं होगा। जी बोलो क्या हुआ? सर हम लोग ने कल पढ़ लिया था ना। हाँ, ये मैं क्वेश्चन करने से पहले से रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि बॉस ऑनलाइन कुछ लोगों ने नहीं लिया था ना फिजिकल सर क्लास। फास्ट करा लेना, फिर क्वेश्चंस देर तक चलेंगे। फास्ट क्या फॉरवर्ड जल्दी है? करा लें। फास्ट फॉरवर्ड क्या हुआ? फास्ट 11 फॉरवर्ड बजे तक में कर ना लेंगे, नो प्रॉब्लम। सर चांद रात है, थोड़ी सी कोई बात छूट, नहीं, थोड़ी सी 11 बजे छोड़ दूंगा, डोंट वरी। एनोड पे बबल्स ऑफ अ कलरलेस गैस, अगेन ऑक्सीजन का होगा, और ऑक्सीजन गैस का भी टेस्ट याद रखना है, इट रिलाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट। साथ क्या बोल रहे हो, बोलो। सर वो किस चीज की इलेक्ट्रोलिसिस होती है जिसके अंदर उसकी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है कैथोड और एनोड के ऊपर, और ऑक्सीजन की जो अमाउंट प्रोड्यूस होती है दैट इज हाफ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। इस ये वाली किसकी इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस में भी होती हो है? रहा होगा, अभी देखते हैं, अच्छा, इस वाली देखते में। हैं। अच्छा, सही सही सही। ठीक है, अच्छा। अब इसकी अगर मैं आपसे कहूँ कि कंप्लीट इक्वेशन बनाओ, देखो इसमें हमारे पास आयंस कौन कौन से थे, Na पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन जो है वो रिड्यूस होकर खत्म हो रहा है, Cl नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में से OH नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होकर खत्म हो रहा है, तो पीछे Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन रहेगा जैसे पहले था। फर्क क्या हो रहा है कि वाटर का H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन कम हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वाटर कम हो रहा है। तो जैसे जैसे वाटर कम हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है इट इज बिकमिंग मोर कंसंट्रेटेड। सेकेंडली, इसकी कैथोड पे जो इक्वेशन बनी है हाइड्रोजन की, उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और एनोड पे जो इक्वेशन बनी है उसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन में कैथोड पे यू कैन से के बबल्स ऑफ अ कलरलेस गैस ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट याद रखना। इसी तरह एनोड पे वी कैन से बबल्स ऑफ अ कलरलेस गैस दैट इज ऑक्सीजन, और उसका भी टेस्ट याद रखना। इसकी कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाओगे, तो ओवरऑल इक्वेशन बनाओगे तो वो कैसे बनेगी, जो तुम्हारी कैथोड वाली इक्वेशन है हाइड्रोजन वाली, इसमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, लेकिन जो हमारी एनोड वाली इक्वेशन है हाइड्रोक्साइड आयन वाली, इसमें 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो मुझे इनको कंप्लीट इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन वाली इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा इन ऑर्डर टू मेक 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड एक साथ लिख दूं दोनों इक्वेशन की, 4 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन, 4 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन टू फॉर्म, अच्छा इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेफ्ट राइट दोनों पे इक्वल है। राइट ऊपर वाली इक्वेशन में राइट साइड पे वाटर है और ऑक्सीजन है, और नीचे वाली इक्वेशन में राइट साइड पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है। तो अब अगर यहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन में देखो, या ये हाफ इक्वेशन देख के भी तुम डिसाइड कर सकते हो कि ऑक्सीजन का अगर 1 मोल बनेगा तो हाइड्रोजन गैस का 2 मोल बनेगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन का 100 सेंटीमीटर क्यूब गैस बन रही है, तो हाइड्रोजन हमेशा उसकी डबल बनेगी, दैट वुड बी 200 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसी इलेक्ट्रोलिसिस का इलेक्ट्रोलिटिक सेल कुछ इस तरह से बना हुआ होता कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड जो है वो हम ऐसे नीचे से डाले हुए होते हैं उसमें, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, और इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ट्यूब्स रख देते हैं दो ऊपर, इसके टेस्ट ट्यूब्स टाइप, कि जो भी गैस कलेक्ट बनेगी वो ऊपर ट्यूब्स में कलेक्ट हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बन रही है हमारे पास कैथोड पे, यानी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे, और हाइड्रोजन जो है उसका वॉल्यूम हमेशा डबल बनेगा
एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन बन रही है एनोड पे, तो जो इनके लेवल्स होंगे गैस के, तो हाइड्रोजन गैस का लेवल हमेशा डबल मिलेगा तुम्हें। जब ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसके ऊपर जो गैस कलेक्ट हो रही है उसमें हाइड्रोजन will have twice the volume as compared to oxygen। तो ये चीज, इस चीज का भी ख्याल रखना है। हाइड्रोजन इसलिए ज्यादा बन रहा है क्योंकि जब मैंने ओवरऑल इक्वेशन बनाई, तो इन द ओवरऑल इक्वेशन आई फाउंड आउट के फॉर एवरी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म वी विल हैव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। और गैसेस में क्या होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ गैस दे विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम, दैट इज 24 डेसीमीटर क्यूब। तो ऑक्सीजन गैस 1 मोल बन रहा है, हाइड्रोजन गैस 2 मोल बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन हमेशा डबल बनेगा व्हाटएवर द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म, ठीक है। या हाइड्रोजन गैस 200 बन रहा है तो ऑक्सीजन उसका हाफ बनेगा, ठीक है। साथ बोल रहे हो कुछ? नो सर, नो। ओके चलो। एक और इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। पहले वो डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड था, अब मैंने क्या किया है, कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड कर दिया। सब कुछ वैसा ही है, बस डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम क्लोराइड था उसकी जगह पे मेरे पास कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड आ गया है। तो जो हमारे पास आइंस होंगे वो भी सारे के सारे वही होंगे, Na पॉजिटिव आइन, Cl नेगेटिव आइन, H पॉजिटिव आइन एंड OH नेगेटिव आइन। कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आइन यानी कि Na पॉजिटिव आइन और H पॉजिटिव आइन आएंगे। अच्छा, कैटाइंस जो है वो डिस्चार्ज रिड्यूस्ड होंगे, तो उनकी रिडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट हो। उनमें से कौन सा रिड्यूस्ड होगा वो आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देख के ही बताओगे, ये वाला कल नसीमा के मंगेतर वाला। सही है, तो Na पॉजिटिव आइन ऊपर है तो वो रिड्यूस नहीं होगा, H पॉजिटिव आइन होगा। जैसे अभी डाइल्यूट पीछे वाली में हुआ था, यहाँ भी ऐसा ही होना है। H पॉजिटिव आइन नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो उसने रिड्यूस हो जाना है, Na पॉजिटिव आइन ने नहीं होना है। लेकिन एनोड पे छोटा सा चेंज आएगा। एनोड में पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है तो नेगेटिवली चार्ज आइन हमारे पास एनोड पे आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास Cl नेगेटिव आइन है, क्लोराइड आइन और हाइड्रोक्साइड आइन। इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज्ड होगा? अभी हमने एक रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा, हमने बोला हाइड्रोक्साइड आइन ऑक्सीडाइज्ड होगा पीछे वाली इलेक्ट्रोलिसिस में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमेशा याद रखना जब भी कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट लोगे और एनाइन इन्वॉल्व, तुम्हारे पास Cl नेगेटिव आइन और OH नेगेटिव आइन है। ये सिर्फ क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड के लिए ही है बात, कि अगर हमारे पास एनाइन, Cl नेगेटिव आइन और OH नेगेटिव आइन है और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है तो हमेशा क्लोराइड आइन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है तो हाइड्रोक्साइड आइन ही ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये बात याद रखो, ये कंपैरिजन सिर्फ क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में ही तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। अनस अभी कॉपर टू सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसमें बताएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस भी अभी आगे करते हैं, उसमें भी हम मोल रेशियो देख लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। उस्मान बोलो क्या हुआ? सर मैं ये कह रहा था कि ये ब्रोमाइड की भी एक करवा दीजिएगा, ताकि ब्रोमाइड के केस में क्या होता है। इसके बाद करवा रहा हूँ। सेकेंडली सर मुझे ये पूछना था कि जो मतलब कंसंट्रेटेड है तो उसमें सोडियम भी कंसंट्रेटेड होगा ना? अगर सोडियम बिल्कुल कंसंट्रेटेड बिल्कुल, तो सोडियम भी तुम कंसंट्रेटेड होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर में बोलोगे कि सोडियम भी तो ज्यादा हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि Na पॉजिटिव आइन रिड्यूस हो जाए, पॉजिटिव आइन ना हो, तो कैटाइन में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने घेरा हुआ नहीं होगा उसको, कैथोड को।
जैसे आप बता रहे थे कि वो घेरा हाँ हुआ होगा बिल्कुल होगा, क्लोराइड कैथोड आयन। के अराउंड Na पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, लेकिन क्योंकि वो फिर भी अभी भी इतना ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको रिड्यूस करवाना अभी भी पॉसिबल नहीं है। तो थोड़े बहुत जो H पॉजिटिव ये आयन होंगे, जब तक H पॉजिटिव आयन नहीं पहुंचेगा तब तक रिडक्शन नहीं हो रही होगी कैथोड पे। तब वो H पॉजिटिव आयन स्मॉलर इन साइज होते हैं सोडियम से, इस वजह से वो पहुंच जाते हैं कैथोड तक, ये वजह होती है क्या? हाँ, उनका हाइड्रोक्साइड साइज आयन भी स्मॉल स्मॉलर होता है। इन साइज होते हैं एक्चुअली क्लोराइड आयन से, लेकिन अच्छा, फिर कंसंट्रेटेड लेकिन में सर वो स्कूल में एनाइन ये की बात जगह पे। बताई थी कि हाइड्रोजन हम्म, छोटा होता है तो देखो, वो पहुंच जाता है कैथोड तक। लेकिन फिर यही लॉजिक जब तुम एनोड पे लगाओगे तो तुम बोलोगे कि हाइड्रोक्साइड आयन छोटा होता है तो वो क्यों नहीं पहुंच रहा। बहरहाल ठीक सर। आपने ये चीज याद रखनी है फिलहाल कि कैथोड पे तुम्हारे पास जो कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, उसमें आपने कौन सी चीज रिड्यूस्ड होनी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर देख के डिसाइड करना है। एनोड पे कौन सी चीज ऑक्सीडाइज्ड होनी है उनका एक अपना ऑर्डर भी है। और अगर तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का केस आ जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तंग करेगा क्लोराइड वाला एनाइन अगर प्रेजेंट है। तो जब अगर कंसंट्रेटेड है और अगर क्लोराइड आयन वाला आयन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, डिस्चार्ज होगा एनोड पे। वरना डाइल्यूट है या कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक्वस लिखा हुआ है, तो भी तुम हाइड्रोक्साइड ही लोगे। ठीक है, अगर वो कंसंट्रेटेड का वर्ड स्पेसिफिकली यूज करता है और अगर इलेक्ट्रोलाइट में क्लोराइड आयन है तो फिर आप क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करोगे, अदरवाइज हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन ही ऑक्सीडाइज होगा, चाहे वो कंसंट्रेटेड हो चाहे वो डाइल्यूट हो। बाकी एनाइंस की अगर मैं बात करूँ ना, अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड आ जाएगा तो फिर तुम रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो करोगे एनाइन का, तो जो नीचे है वो होगा। सर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या शो करता है इसका? सम नॉट डिसऑर्डर कि क्या शो करता है? जो एनाइन नीचे है वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब हाइड्रोक्साइड और ब्रोमाइड अगर होगा, अभी मैं इसके बाद वाली अच्छा इलेक्ट्रोलिसिस अच्छा करवा अच्छा, देता हूँ, तो मतलब उसमें वो जो ब्रोमाइड हो अभी जाएगा। हमने कल नसीमा के मंगेतर वाली याद की है उसका उलट है, नीचे वाला जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, ऊपर वाला कह लेस सकते हो, ऑक्सीडाइज होगा और जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। हाँ कह सकते हो। ठीक है सर। तो इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, बेशक वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है उसको होना चाहिए, लेकिन क्योंकि चीज इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारे पास जब भी कंसंट्रेटेड होगा और अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो याद रख लो, बस ये लाइन लिख लो ना अपने पास कि अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है तो क्लोराइड आयन ने ही ऑक्सीडाइज होना है। क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्लोरीन गैस बनाएगा Cl2 एंड इट विल लूज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास एनोड की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, देखो अगर एक्वस लिखा हुआ है, सिर्फ एक्वस लिखा हुआ है तो उसको तुम ऐसे ही डील करोगे जैसे एक्वस डाइल्यूट है। ठीक है, सिर्फ एक्वस लिखा हुआ हो चाहे एक्वस डाइल्यूट लिखा हो या डाइल्यूट एक्वस लिखा हुआ हो तो आप डाइल्यूट की तरह ही उसको ट्रीट करोगे। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड एक्वस लिखा हुआ है या एक्वस कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है तो फिर आपने देखना होगा कि क्या क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या नहीं। तो सिर्फ आपका दिमाग क्लोराइड आयन पे ही जाना चाहिए अगर वो कंसंट्रेटेड होगा। बाकी एनाइंस की कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी मैं करवाता हूँ ना दूसरी इलेक्ट्रोलिसिस तो तुम्हें समझ आ जाएगा। सही है, इसकी ओवरऑल इक्वेशन अगेन बनाना आसान है क्योंकि कैथोड और एनोड की इक्वेशन में हम दोनों जगह 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो सिर्फ आपने ऐड करनी है लेफ्ट साइड इक्वेशन की हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन 2Cl नेगेटिव आयन और राइट साइड पे H2NCl2। सही है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में बनेंगे। अच्छा ये देख लो एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम, या इस बार सोडियम नहीं करते, चलो कॉपर ब्रोमाइड कर लेते हैं। ठीक है, और हम ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड ही यूज कर रहे हैं इसमें, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस ही कर रहे हैं अभी भी। इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो
copper 2 bromide, copper 2 positive ion, let's say this is CuBr2, एनोड हो गई और एक कैथोड हो गई। अच्छा, इसमें जो आयन्स होंगे एक्वस है, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और ब्रोमाइड आयन तो होगा, लेकिन क्योंकि ये एक्वस है तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन भी होगा। कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ पॉजिटिवली चार्ज आयन आएगा जो कि Cu2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन है। अब अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखोगे तो रिएक्टिविटी में तुम्हारे पास जो कॉपर आयन है, कॉपर में जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, तो इसमें इस वक्त H पॉजिटिव आयन रिड्यूस नहीं होगा बल्कि तुम्हारा कॉपर 2 पॉजिटिव आयन रिड्यूस्ड होगा, क्योंकि देखो वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन will get reduced, it will gain 2 mole of electron to form copper in elemental form। तो कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में मेटल होता है, तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड। कॉपर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जब मेटल की फॉर्म में बनता है तो वो पिंक कलर उसके लिए यूज करता है, या ब्राउन कलर भी कहता है कभी उसको, ये दोनों भी लिखे हो सकते हैं, पिंक या ब्राउन सॉलिड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ये भी चीज जो में लिखी हुई मिल सकती है। उस्मान कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर सॉरी, वो हैंड रेज हुआ था। ओके अच्छा, एनोड की इक्वेशन पे, एनोड क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उस पे जो आयन आएगा वो Br नेगेटिव आयन आएगा और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन आएगा। अच्छा, इसमें अब हमारे पास एनाइन का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, सम नॉटी चिल्ड्रन ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो सल्फेट और नाइट्रेट अगर होगा भी तो डिसाइड नहीं होगा। अब हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो ऊपर है, ब्रोमाइड आयन नीचे है, तो जो नीचे होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसमें ब्रोमाइड आयन जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो बना लेगा Br2, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ब्रोमीन गैशियस फॉर्म में बनेगा, तो ब्रोमीन का कलर जो होता है वो ब्राउन या रेड ब्राउन कलर गैस बनती है। सही है। इसकी ओवरऑल इक्वेशन बनाने के लिए अगेन दोनों इक्वेशन में 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो सिंपली मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड कर दूंगा दोनों इक्वेशन की। इसकी ओवरऑल इक्वेशन ये बन जाएगी। सही है। अच्छा, इसमें देखो कॉपर आयन और ब्रोमाइड आयन डिस्चार्ज होके खत्म हो रहा है ना, कॉपर रिड्यूस हो रहा है, ब्रोमाइड आयन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सॉल्यूट के मोल जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट बच रहा होगा वो डाइल्यूट होता जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट कम होता जा रहा है और सॉल्वेंट H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन वैसा ही है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर 2 सल्फेट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, अब डाइल्यूट कर दो चाहो तो उसको, कंसंट्रेटेड भी देख लेते हैं, डाइल्यूट भी देख लेते हैं। एक्वस डाइल्यूट कॉपर 2 सल्फेट, और इसमें भी हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस ही कर रहे हैं। कॉपर 2 सल्फेट के बारे में याद रखना, ये तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन बनता है इसका, ये ब्लू कलर का होता है, मतलब फॉर्मूला इसका होगा कॉपर 2 सल्फेट का CuSO4, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसका जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें अगेन मैंने दो इलेक्ट्रोड डाले, एक बैटरी के पॉजिटिव से एक नेगेटिव से कनेक्टेड,
तो एक एनोड बन गया, एक कैथोड बन गया। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है डेट इज कॉपर 2 सल्फेट, एक्वस फॉर्म में AQ है। तो इट मींस के इसमें जो आयंस होंगे वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और पानी की वजह से H पॉजिटिव आयन, या यूं लिखते हैं ना, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और एनाइन सल्फेट एनाइन, और पानी की वजह से H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। तो इसकी कैथोड पे क्या हो रहा होगा और एनोड पे क्या हो रहा होगा? कैथोड पे हमारे पास दो तरह के कैटाइन है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो ज्यादा नीचे है, तो वो रिड्यूस्ड हो जाएगा टू फॉर्म टू कॉपर इन एलिमेंटल फॉर्म बाय गेनिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे कि कॉपर मेटल या पिंक सॉलिड या ब्राउन सॉलिड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। एनोड में क्या हो रहा होगा? देखो अभी हमने बात क्या की कि अगर सल्फेट आयन और नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है तो वो तो कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा, बात ही खत्म हो गई। तो दो ही तरह के एनाइन है, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड। तो सल्फेट और नाइट्रेट में से अगर कोई भी है तो कभी भी डिस्चार्ज नहीं होना। तो बचा क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं डिस्चार्ज होना है, क्योंकि सल्फेट और नाइट्रेट तो कभी भी नहीं होते। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो, उसकी इक्वेशन ऑक्सीडेशन की तुम्हें रटनी है, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मोल ऑफ वाटर प्लस ऑक्सीजन गिविंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी ऑब्जर्वेशन इसमें क्या होगी? एनोड पे ऑक्सीजन गैस बन रही है, कैथोड पे कॉपर मेटल डिपॉजिट हो रहा है। इसकी ओवरऑल इक्वेशन अगर तुम्हें बनानी है तो तुम्हारे पास जो कॉपर की इक्वेशन है कैथोड पे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, और हाइड्रोक्साइड की इक्वेशन जो है एनोड पे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। तुम्हें ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए कॉपर की इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 मोल ऑफ कॉपर इन एलिमेंटल फॉर्म। और हाइड्रोक्साइड आयन की इक्वेशन वैसी रहेगी। इन दोनों इक्वेशन को जब मिलाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट पे दोनों इक्वेशन में 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दोनों इक्वेशन की राइट साइड एक साथ लिख दो और दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड एक साथ लिख दो। ठीक है। अच्छा, इस इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास जो आयंस खत्म हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, क्योंकि वो रिड्यूस्ड होकर कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ रहा है, और हाइड्रोक्साइड आयन क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड होके खत्म हो रहा है, वाटर और ऑक्सीजन बन रहा है। तो पीछे हमारे पास इसमें क्या है? देखो H, पहली बात तो जो कॉपर 2 सल्फेट का कलर था वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की वजह से ब्लू था। अब अगर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ही खत्म हो रहे हैं तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूशन का कलर ब्लू है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस की जो एक मेन ऑब्जर्वेशन है वो ये होती है कि सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फेड्स, या हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो ब्लू टू कलरलेस की तरफ जा रहा है जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड हो रही है। ब्लू टू कलरलेस, या कलर जो है वो फेड हो रहा है सॉल्यूशन का। सेकंड, दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास इसमें क्या है कि पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, जो कि कॉपर है। एनोड पे क्या ऑब्जर्वेशन है? बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, जो कि ऑक्सीजन के। इसके अलावा और क्या है? देखो इसमें से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन कम हो रहे हैं। तो जब H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बराबर होते हैं तो हम कहते हैं सोल्यूशन न्यूट्रल है। लेकिन जैसे जैसे OH नेगेटिव आयन कम होंगे तो रिलेटिवली H पॉजिटिव आयन हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि OH नेगेटिव आयन तो ऑक्सीडाइज होकर खत्म हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन जो है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होता जा रहा है, मतलब उसका पीएच जो है वो 7 से कम हो जाएगा। ये वाली बात भी याद रखना। सही है यहाँ तक बात?
अच्छा नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा यही इलेक्ट्रोलिसिस अगर मैं कंसंट्रेटेड कॉपर टू सल्फेट के साथ करूंगा तो क्या कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा, ये देख लेते हैं। इसमें मैं इसी इलेक्ट्रोलिसिस में मैं क्या करूं, एक्वस डाइल्यूट कॉपर टू सल्फेट की जगह कंसंट्रेटेड एक्वस कॉपर टू सल्फेट ले लूं। तो देखो कैटाइन का तो हमने डिसाइड कर लिया कि कंसंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, कैटाइंस का ऑर्डर आपने कौन सा कैटाइन डिस्चार्ज होना है वो आपने डिसाइड करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर देख के। तो वो ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा ना, तो कैथोड पे तो जो है वही रहेगा, कॉपर टू पॉजिटिव आयन रिड्यूस्ड होंगे। एनोड पे भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दूसरा एनाइन इन्वॉल्व जो है वो सल्फेट है, और सल्फेट और नाइट्रेट चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो उन्होंने तो डिस्चार्ज होना ही नहीं है ना, तो बचा गया हाइड्रोक्साइड। तो उस पर भी सब कुछ वैसा ही रहना है, ओवरऑल इक्वेशन भी वैसी रहनी है, ऑब्जर्वेशन भी वैसी रहनी है। तो चाहे अब ये देखो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट वाली कहानी जो तुम्हें तंग करेगी वो सिर्फ क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड जब एक साथ होगा तब तंग करेगी, वरना कभी तंग नहीं करेगी। ठीक है उस्मान कुछ कह रहे हो? जी जी सर, मुझे ये पूछना था कि अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड का कंसंट्रेटेड आता है तो उसमें कैसा बनेगा? अगर डाइल्यूट आता है तो क्या बनेगा? नहीं 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 नहीं, ब्रोमाइड और एक कंसंट्रेटेड मिनट आता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर डाइल्यूट आएगा तो क्या ब्रोमाइड और आयोडाइड अगर हैं, वैसे तो ब्रोमाइड और आयोडाइड एक्वस फॉर्म में आप जब डालोगे तो हाइड्रोक्साइड भी होगा, ब्रोमाइड भी होगा, आयोडाइड भी होगा। तो अगर ये तीनों हैं तो इनमें से कौन सा जो होगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा अगर सोल्यूशन तुम्हारे पास नॉर्मल एक्वस डाइल्यूट है? नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो कि आयोडाइड है, जो सबसे नीचे है वो होगा ना। जी सर, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाँ अब अगर तुम कंसंट्रेटेड लोगे तो देखो इसमें अब जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना ना एक चीज को। अगर तुम कंसंट्रेटेड करोगे, अगर नॉर्मल सॉल्यूशन है तो आयोडाइड ने होना है क्योंकि आयोडाइड सबसे नीचे है। अगर तुम कंसंट्रेटेड लोगे तो वो आयोडाइड को ही फेवर करेगा, वो हाइड्रोक्साइड को फेवर थोड़ी करेगा, क्योंकि डाइल्यूट होता है तो हाइड्रोक्साइड बढ़ता है। अब तुमने कंसंट्रेटेड कर दिया तो मतलब आयोडाइड और बढ़ गए, तो रिएक्टिविटी के भी आयोडाइड फेवर हो रहा था और तुमने कंसंट्रेटेड कर दिया तो आयोडाइड ही फेवर हो रहा है। तो अब सर अगर तुम आपने ये कहोगे मैं क्लोराइड केस डाइल्यूट, में तो आपने क्लोराइड ऊपर है क्लोराइड ना। के केस में क्यों बोला था कि जरा यही तो कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, क्लोराइड ऊपर है। अगर आप डाइल्यूट करते हो, अगर आप क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड को कंपेयर कर रहे हो और आप कहो कि मैं सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दूं, तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, क्या हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ रहे हैं। तो क्लोराइड जो अगर डाइल्यूट है तो जो नीचे है हाइड्रोक्साइड आयन ही होना था वैसे भी, और अगर तुम मजीद डाइल्यूट कर दोगे तो वो अभी भी हाइड्रोक्साइड आयन नीचे है और वो और उस चीज को और फेवर करेगा। तुमने बोला मैंने कंसंट्रेटेड कर दिया, अब जब तुमने कंसंट्रेटेड किया तो क्लोराइड आयन बढ़े थे ना, वो क्लोराइड आयन ऊपर था, क्लोराइड आयन को नहीं होना चाहिए था ऑक्सीडाइज, लेकिन कंसंट्रेटेड करने की वजह से वो ऑक्सीडाइज हुआ। लेकिन अगर तुम हाइड्रोक्साइड को ब्रोमाइड या आयोडाइड के साथ कंपेयर कर रहे हो और तुम बोलो कि मैं सोल्यूशन इसमें से नॉर्मल कंडीशंस में कौन सा ऑक्सीडाइज होना चाहिए जो नीचे है, यानी ब्रोमाइड और आयोडाइड, और अगर तुम कहोगे मैं कंसंट्रेटेड कर दूं, तो कंसंट्रेटेड करने से कौन सा आयन बढ़ेगा? हाइड्रोक्साइड थोड़ी बढ़ेगा। हाइड्रोक्साइड तो पानी ज्यादा डालने से बढ़ेगा ना, पानी से आ रहा है। तुमने अगर सोडियम आयोडाइड लिया हुआ है या सोडियम ब्रोमाइड लिया हुआ है और कंसंट्रेटेड कर रहे हो तो मतलब तुम मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड और सोडियम ब्रोमाइड बढ़ा रहे हो, तो ये तो और फेवर हो जाएगा और इसकी तरफ चला जाएगा आयोडाइड की तरफ, अगर तुम कंसंट्रेटेड करोगे सोल्यूशन को, क्योंकि OH नेगेटिव आयन पहले डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था आयोडाइड के सामने, तुमने और कंसंट्रेटेड करके आयोडाइड और बढ़ा दिया, तो OH का तो अब सवाल ही नहीं पैदा हो रहा कुछ भी। सही है? ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके अच्छा नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब चाहे कंसंट्रेटेड लो चाहे डाइल्यूट लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, मतलब मैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एक साथ ही बढ़ा देता हूँ इसका। सल्फ्यूरिक एसिड और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं।
अच्छा, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाओ, वही इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा तुम्हारे पास वो होगा H2SO4, कैटाइन H पॉजिटिव आइन होगा, एक ही कैटाइन होगा, और एनाइन जो होगा वो सल्फेट एनाइन और हाइड्रोक्साइड एनाइन दो होंगे। वाटर की वजह से H पॉजिटिव आइन और हाइड्रोक्साइड आता है। एक बार मैंने H पॉजिटिव लिख दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे और एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे कौन कौन सा आइन अट्रैक्ट होना है कैथोड की तरफ। कैथोड क्योंकि नेगेटिव है तो है ही एक ही H पॉजिटिव आइन ही है हमारे पास, तो ऑब्वियसली अब कंपेयर करने के लिए तो कोई भी नहीं है, दूसरा कैटाइन है ही नहीं हमारे पास। तो ये हो गया। एनोड जो तुम्हारी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उस पर सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आएगा, लेकिन हमारी बात हो चुकी है कि सल्फेट और नाइट्रेट कभी भी डिस्चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, अब चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, हाइड्रोक्साइड आयन ने ही ऑक्सीडाइज्ड होना है। ये इनकी इक्वेशन बन जाएंगी, हाफ इक्वेशंस। अगर तुम ओवरऑल सेल इक्वेशन बनाओगे इसकी, तो ओवरऑल सेल इक्वेशन बनाने के लिए अगेन यू हैव टू बैलेंस। पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे हाइड्रोजन आयन की, तो ये क्या हो जाएगी 4 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों को ऐड करवाओगे तो यू विल हैव 4 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन, 4 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, 2 मोल ऑफ वाटर और 2 एंड 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस 1:2 के रेशियो में। मतलब हाइड्रोजन हमेशा डबल निकलेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, जैसे मैंने वहां पे करवाया था कि इसमें भी लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन दिखा के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। सेकेंडली इसमें आइंस कौन कौन से कम हो रहे हैं, H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन। ठीक है, तो इसके पीएच पे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि H पॉजिटिव आइन भी निकल रहे हैं और OH नेगेटिव आइन भी निकल रहे हैं। सही, उस्मान कुछ कह रहे हो? जी जी सर, मैं ये कह रहा था कि सर वैसे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन आयन जो है वो एक वाटर का भी है और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड का भी है, तो जी ज्यादा तो वो पूरा वाटर का H पॉजिटिव ले जाएगा या कंपैरेटिवली H पॉजिटिव आयन ज्यादा रहेंगे सल्फेट आयन से, जो कि देखो इलेक्ट्रोलिसिस। ये चीज ना हमें ओवरऑल इक्वेशन बनाते हैं ना तो तब वाजे पता चल जाती है। देखो ओवरऑल इक्वेशन में फॉर एवरी 4 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन 4 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं, तो इक्वली निकल रहे हैं ना दोनों, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीएच पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक कम या एक ज्यादा निकल रहा होता तो पीएच डिसबैलेंस हो रहा होता। मतलब वाटर के भी सारे के सारे वो हो जाएंगे, मतलब वाटर की भी जो H पॉजिटिव आयन है देखो वो भी अब पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड और एनोड ये नहीं देखेंगे कि H पॉजिटिव आयन वाटर से है या एसिड से है, उसको बस ये दिख रहा है कि वो H पॉजिटिव आयन है, तो वो दोनों एक जैसे ही हैं। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कंपैरेटिवली OH आयन जो H पॉजिटिव आयन है वो दो दो जगह से आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी ज्यादा होगी। मैं इस नहीं सिनेरियो में कह देखो, रहा हूँ। हम तो जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट नहीं किया उस वक्त जब हमने इसका पीएच देखा तो वो <7 था, क्योंकि H पॉजिटिव आयन ऑफ कोर्स ज्यादा था ऑलरेडी OH नेगेटिव आयन से, क्योंकि H पॉजिटिव आयन एसिड से बहुत ज्यादा आया हुआ था, वाटर से तो थोड़ा बहुत था वाटर का, और वाटर का जो पहले से था, लेट से मैंने इसमें एसिड ही नहीं डाला था अभी, तो वाटर और वाटर का H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बराबर था। लेकिन जब मैंने इसमें एसिड डाला तो H पॉजिटिव आयन लेट से वाटर की वजह से एक था, लेकिन जब मैंने एसिड डाला तो वाटर एसिड की वजह से 20 H पॉजिटिव आयन और आ गए, वाटर की वजह से OH नेगेटिव आयन तो अभी भी एक ही है। ठीक है, तो अब इसका पीएच जो था वो लेट से 2 था, एसिडिक था। अब हुआ क्या, इसमें जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट की तो H पॉजिटिव आयन जो है वो लेट से 4 H पॉजिटिव आयन निकले, तो उसके बदले में 4 OH नेगेटिव आयन भी निकलेंगे, तो जो डिफरेंस हमारे पास रहेगा वो सेम रहेगा, ये कह रहा हूँ। अच्छा, OH वाटर से ही निकलेगा? हाँ, है ही वाटर की वजह से। ठीक ठीक, सही सही है। अच्छा, अगर 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है तो ले लो, पानी वानी पी के आ जाओ। इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं, इनर्ट पढ़ लिए, सॉरी एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं, और थ्योरी तो खत्म करते हैं हर हाल में, और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस पे परसों कर लेंगे। सर बाकी मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो आपने वो जो टेस्ट दिए थे हमें वर्कशीट, उसकी क्लास जी करते हैं आप ईद वाले दिन या फिर देखो आप उसके, हाँ उसके क्वेश्चंस तुम लोग मुझे भेजो तो कि कौन कौन से किस चैप्टर के कौन, वो सारे नहीं डिस्कस कर सकते हम,
वो क्वेश्चन जो आप लोगों को नहीं ना? समझ नहीं आया वो मुझे जी मैसेज जी, कर दोगे। वही क्वेश्चन जी आपको कहाँ भेजने हैं? मतलब ग्रुप में मुझे भेजने मैसेज हैं? कर दो, ग्रुप पे नहीं भेजो, डायरेक्ट मैसेज कर दो, या सर भाई आप काम पहले करो। क्लास का तो रखिए ना, ताकि हम उसी वक्त भेजेंगे, आप उसी वक्त स्क्रीन शेयर करके वो क्वेश्चन के नहीं आंसर नहीं, करिए। उसी वक्त मुझे आप लोग भेज दो क्वेश्चन, ताकि सब अवेयर हो जाएंगे ये हम करने वाले हैं। फिर क्लास जो है वो मैं कल वेंसडे, कल तो देखो फर्स्ट डे है ना ईद का यहाँ पे, तो कल अगर हम प्रोसीड करते हैं तो देखो एक्टिव सर आपने मेरा इलेक्ट्रोलिसिस। मैसेज पढ़ लिया था, मैं जा रहा हूँ। हाँ ओके ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? जब देखो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट की ले रहे थे, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में हम मेटल की इलेक्ट्रोड लेंगे और उसी मेटल की इलेक्ट्रोड लेंगे जो मेटल का आयन हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कॉपर टू सल्फेट लिया हुआ है, मतलब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट यूजिंग कॉपर एज इलेक्ट्रोड। मतलब जिस मेटल की तुम इलेक्ट्रोड ले रहे हो, अगर उसी मेटल का आयन इलेक्ट्रोलाइट में है तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस बन जाएगा। मैंने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं कॉपर की, स्पेशली एनोड की बात हो रही होती है। अच्छा ये एक्वस कॉपर टू सल्फेट है, अगेन ऑफ कोर्स ये ब्लू कलर का है, ब्लू सोल्यूशन है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोसीड हम वैसे ही करेंगे कि कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड पे पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कि कॉपर टू पॉजिटिव आयन और एच पॉजिटिव आयन आएगा। हमें पता है कि कॉपर रिएक्टिविटी ऑर्डर में नीचे है, तो वो रिड्यूस होके क्या बना लेगा, कॉपर टू पॉजिटिव 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर इन एलिमेंटल फॉर्म। हम कहेंगे कि कॉपर कैथोड पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है उस पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, या पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, या ब्राउन सॉलिड भी कहते हैं। अच्छा एनोड पे देखो, अब यहाँ पे ना एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि अगर मैं तुमसे कैटाइन और एनाइन पूछूं तो तुम बोलोगे यार कॉपर टू पॉजिटिव आइन है और एच पॉजिटिव आइन है, सल्फेट एनाइन है और हाइड्रोक्साइड एनाइन। तो कॉपर टू पॉजिटिव और एच पॉजिटिव में से तुमने डिसाइड कर लिया कि कॉपर टू पॉजिटिव ने रिड्यूस्ड होना है, सही, एच पॉजिटिव आइन ने नहीं होना है। सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में से तुम देखोगे ही नहीं, क्योंकि देखो जब एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस बन जाता है ना, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस कब बनता है, जब इलेक्ट्रोड्स मेरे पास उसी मेटल की हैं जिस मेटल का आयन इलेक्ट्रोलाइट में है, तो एनोड डिसॉल्व हो जाती है। एनोड डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि एनोड भी कॉपर की बनी हुई है, तो कॉपर वहां से एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडाइज्ड होकर कॉपर आयनिक फॉर्म में आ जाता है। मतलब जो इक्वेशन तुमने कैथोड की बनाई है उसको अपोजिट कर दोगे तो वो एनोड की इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन या किसी भी एनाइन को मौका ही नहीं मिलेगा कि जाके वो ऑक्सीडाइज हो, इससे पहले वो होगा एनोड डिसॉल्व हो जाएगी। तो जो इक्वेशन तुमने कैथोड की बनाई है उसको अपोजिट कर दोगे तो वो एनोड की बन जाएगी। और एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में यूजुअली 99% केसेस में तुम्हारे पास वो कॉपर टू सल्फेट की एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा होता है। बाकी भी मैं बताता हूँ और भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। जो इक्वेशन कैथोड की अपोजिट कर दो एनोड की बन जाएगी। तो एनोड जो हो रही है उसमें कॉपर सॉलिड फॉर्म से आयनिक फॉर्म में आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एनोड डिसॉल्व्स। और कॉपर पे कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो हम कहेंगे कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो कैथोड पे जब कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर का मास जो होगा वो इंक्रीज होगा ना। अगर मैं टाइम और मास ऑफ कैथोड का ग्राफ बनाऊंगा तो ऑलरेडी कैथोड का कुछ मास था, उस पर कॉपर डिपॉजिट हुआ तो कैथोड का मास इंक्रीज होगा लीनियरली। इसी तरह अगर मैं एनोड का ग्राफ बनाऊंगा, मास ऑफ एनोड, तो एनोड का मास डिक्रीज हो रहा है, तो वो एनोड क्योंकि डिसॉल्व हो रही है तो उसकी ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। तो याद रखना दिस इज फॉर एनोड एंड दिस इज फॉर कैथोड। आइंस में देखो जो टोटल जो तुम्हारे पास कैटाइन और एनाइन थे उसमें से कॉपर टू पॉजिटिव आयन खत्म हो रहा है,
और H पॉजिटिव आइन, OH नेगेटिव आइन और सल्फेट आइन तो वैसा का वैसे ही है, लेकिन क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव आइन जाके डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट में से, कॉपर 2 पॉजिटिव आइन निकल के जाके कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में बना रहा है, लेकिन पीछे से एनोड से कॉपर 2 पॉजिटिव आइन वापस भी तो आ रहा है, तो जितना गया उतना वापस आ गया। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है कॉपर 2 पॉजिटिव आइन की, उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, जितना जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट से उतना वापस भी आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि कॉपर 2 पॉजिटिव आइन तो वैसा का वैसे ही रहा, फिर इलेक्ट्रोलाइट में जो गया वो वापस आ गया। तो सोल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू था, वो ब्लू ही रहेगा, कलर ऑफ सोल्यूशन विल स्टे सेम। सर जब पूरी एनोड डिसॉल्व हो जाएगी तो वो उस इलेक्ट्रोलाइट में से निकल के जाएगा फिर से, तो नहीं, फिर जब वो पूरी खत्म हो एनोड जाएगा। डिसॉल्व हो जाएगी तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा ना, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। एनोड डिसॉल्व होकर खत्म हो गई तो इलेक्ट्रोलिसिस रुक जाएगा। एनोड जैसी इतनी डिसॉल्व हो गई कि अब इलेक्ट्रोलाइट को वो टच ही नहीं कर रही है, तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ही रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, करंट ही इनकम, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर कुछ होगा ही नहीं। सही है। सर इससे प्योर मेटल कैसे ऑब्टेन करते हैं? पढ़ा रहा हूँ, आगे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। सर मुझे इसमें ये पूछना है कि ये जो कॉपर है, ये कॉपर मतलब इसका साइकिल क्या चलता है? वो इनर्ट में तो पता है कैथोड से निकलते हैं, तो इसमें साइकिल कैसे चलता है? मतलब एनोड से आ रहा होता है या फिर साइकिल कैसे चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन्स देखो बैटरी से कैथोड पे आएगा, वहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन रिड्यूस्ड होगा। जैसे ही कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एक रिड्यूस्ड होगा तो एनोड से साइमल्टेनियसली एक कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ऑक्सीडाइज होकर निकल जाएगा। तो कॉपर ने एनोड पे इलेक्ट्रॉन अपने लीव कर दिए, तो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक चले गए, और कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन आए वो इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के पास आ गए। ठीक है। अच्छा, जो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड के होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे ना कि? यस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन टर्मिनल में जाएंगे, वो खुद आयन जो है वो सॉल्यूशन में चले आएगा। यस। ओके, ठीक है। अच्छा, इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस को हम लोग दो जगह यूज करते हैं, एक तो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल पे और दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस के दो यूजेस हैं, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स, दूसरा प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक आयरन का स्पून है, स्टील एलॉय ऑफ आयरन, उसको मुझे ना इलेक्ट्रोप्लेट करना है बाय सिल्वर मेटल। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्पून है ना जिसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, उसको मैं कनेक्ट करूंगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसके साथ मैं सिल्वर, प्योर सिल्वर इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दूंगा, सिल्वर सॉलिड। दिस इज आयरन, आयरन ऑर्नामेंट या कोई भी आयरन का चीज है, आयरन स्पून ले लो। कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट नीड टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड उसको हम कैथोड बनाएंगे। ऑब्जेक्ट नीड टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब उसको हमने क्या बनाना है, कैथोड बनाना है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है। और जिस मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट करवाना है, मतलब जिस मेटल को चढ़ाना है उस पे, वो हम एनोड पे बनाएंगे। तो मेटल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग
उसको हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, मतलब उसको हम एनोड बनाएंगे। तो होगा क्या इसमें, देखो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव के साथ जो भी चीज तुमने कनेक्ट किया उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब रहा सवाल इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट वो लोग हैं जो एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करवा सके। मतलब इलेक्ट्रोलाइट में तुम्हारे पास जो तुमने जो मेटल लिया है वो लिया है सिल्वर। सिल्वर एनोड को तुमने डिसॉल्व कराना है, तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट में सिल्वर आइंस होना चाहिए। और सिल्वर आइंस एक्वस सॉल्यूशन में तुमने सिल्वर का ऐसा सॉल्ट लेना है जो कि सॉल्युबल हो, तभी तो फ्री आइंस मिलेंगे उसमें। तो तुम सिल्वर नाइट्रेट ले लो, क्योंकि ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल। अगर तुम्हें याद नहीं है कि सिल्वर के कौन कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, तो नाइट्रेट तो सबके सॉल्युबल होते हैं, तो बेस्ट इज कि सिल्वर नाइट्रेट होगा। Ag पॉजिटिव आइन हो गया, इसमें नाइट्रेट एनाइन हो गया, और क्योंकि एक्वस है तो इसमें H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन भी होगा। लेकिन हमें पता है क्योंकि सिल्वर एक्टिविटी सीरीज में नीचे, तो सिल्वर ने यहाँ पे कैथोड पे रिड्यूस्ड होना है। कैथोड जो कि तुम्हारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जो स्पून है तुम्हारा, उस पे वो भी मेटेलिक मतलब कंडक्टर होना चाहिए, मेटल ही होना चाहिए वो भी, वरना इलेक्ट्रॉन बैटरी से आएंगे कैसे उस तक। तो सिल्वर आइन विल गेन इलेक्ट्रॉन ओवर द कैथोड जो कि स्पून है, और उस पे सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, उस पर आगे चिपकता जाएगा, वो इलेक्ट्रोप्लेट होता जाएगा। ठीक है। और एनोड की इक्वेशन क्या होती है, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में जो कैथोड की इक्वेशन है उसको अपोजिट कर दो, वो एनोड की इक्वेशन बन जाती है। मतलब एनोड पे सिल्वर है और सिल्वर जो है कैथोड की इक्वेशन जो है उसको उल्टा करके लिख दो, मतलब सिल्वर मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सिल्वर आयन बना देगा। तो सिल्वर एनोड जो है वो डिसॉल्व हो रही है तुम्हारी, और इलेक्ट्रोलाइट में जो ऑलरेडी सिल्वर आयन थे वो जाके डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड के ऊपर। दिस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगेन कैथोड का मास जो होगा ऑब्वियसली वो इंक्रीज होगा, और एनोड का मास जो होगा वो डिक्रीज होगा। सही है। सर तो हम ये सिल्वर को हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट में लें, और अगर ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड यूज करें तो वो नहीं हो सकता? में ग्रेफाइट डिपॉजिट और थोड़ी करवाना है, और ग्रेफाइट नहीं होगा, वो ही मेटल एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस बनाएगा जब जो तुमने मेटल लिया है एनोड पे उसी मेटल का आयन इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है। लिख लो ना अपने नहीं पास ये बात। नहीं नहीं सर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ग्रेफाइट की एनोड हो, और ये जो ये है ना स्पून, स्पून आप किसी भी जिसको आपको करवाना है उसका रख लें, और सिल्वर जाके आयरन पे चिपक जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर आयन जितने थे वो तो डिपॉजिट हो जाएंगे जाके, उसके बाद आगे क्या होगा, बाकी और सिल्वर आयन कहाँ से आएंगे। नहीं ना, तो तो सर सिल्वर उतने ही हम क्वांटिटी में रखेंगे ना, कहना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट उतनी क्वांटिटी में रखेंगे। नहीं, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट पे जो तुम्हारी एनोड है उस पे ऑक्सीडेशन होगी तो सर्किट कंप्लीट होगा ना। अब तुम कहोगे एनाइन जो है वो जाके ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाए, तो इतना इलेक्ट्रोलाइट में आइंस नहीं होते कि वो आपके ऑर्नामेंट को जाके पूरा कोट कर दें। लेकिन अगर आपने कंप्लीटली कोटिंग करनी है तो बेस्ट वे इज कि आप एनोड पे सिल्वर लो, मतलब एनोड पे अच्छा, वही वाला मतलब मेटल का एनोड लो सर्किट जो सर्किट तो कंप्लीट हो सकता है, लेकिन हमें सर्किट तो कंप्लीट हो सकता है ना ऐसे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्लीट नहीं होगी। मतलब हाँ, प्रॉपर मतलब काम करना है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हमें तो, हमें सिर्फ ये अच्छा थोड़ी अच्छा, देखना है कि बस सर्किट कंप्लीट हो जाए, हमें तो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोप्लेट करके देना है उसको पूरा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। उसमें क्या होता है वो भी देख लो फरदान। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में लेट से अगर मुझे वो करवाना है, क्या कहते हैं, मेरे पास एक एलॉय है जो इसमें ब्रास का मैं एलॉय ले रहा हूँ, और हमें पता है कि ब्रास जो है वो दो मेटल से मिलके बना हुआ होता है, कॉपर एंड जिंक। लेट से दिस इज ब्रास, इसमें कॉपर भी है और जिंक मेटल भी है। इसमें से लेट से अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे कॉपर मेटल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एनोड पे तो ये मैं इम्प्योर
मतलब ये जो मेरा एलॉय है दिस इज इम्प्योर, क्योंकि दो तरह के मेटल हैं, तो मैं एनोड पे इम्प्योर मेटल लगा दूंगा। तो एनोड जो होगी, मतलब जो पॉजिटिव है उस पे इम्प्योर मेटल कनेक्ट कर दिया, और जिस मेटल को निकालना है ना उस मेटल की मैं कैथोड ले लूंगा। जैसे मुझे बल्कि कॉपर निकालते हैं पहले, चलो जिंक निकाल लेते हैं पहले। मैंने जिंक की एनोड ले ली। अब अगर आप उस्मान कहते हो कि भाई ग्रेफाइट की क्यों नहीं ले लेते, ग्रेफाइट की ले लोगे, उसके ऊपर जिंक आके डिपॉजिट हो जाएगा, तो बात तो वही हो गई ना कि अब दोबारा वो एक नया तुमने मिक्सर बना दिया। मुझे तो सिर्फ जिंक चाहिए, तो मैं ऑलरेडी जिंक प्योर रॉड लूंगा एनोड कैथोड पे, ताकि उस पर मजीद जिंक आके डिपॉजिट होगा, तो वो इन एंड आउट जिंक ही है, तो उसको जब तो मैं प्योर जिंक कह सकता हूँ। अभी लेट से मुझे जिंक मेटल चाहिए अलग करना है, तो मैंने जिंक पे कैथोड पे ले लिया, और इलेक्ट्रोलाइट जो होगा मैं, अब जिंक मुझे चाहिए ना, तो इसकी जो कैथोड की इक्वेशन होगी वो देखो क्या होनी चाहिए कि जिंक वहां से ऑक्सीडाइज्ड हो एक जगह से, और एक जगह पे रिड्यूस्ड हो, तो कैथोड पे जिंक टू पॉजिटिव आइन शुड गेन इलेक्ट्रॉन एंड बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो इलेक्ट्रोलाइट में मेरे पास जिंक आइन होना चाहिए ना, तो जिंक का कोई सॉल्युबल सॉल्ट जैसे कि जिंक नाइट्रेट ले लो जिसमें Zn2 पॉजिटिव आइन होगा, और एनोड की इक्वेशन इसकी अपोजिट हो जाएगी, जिसपे से जिंक जो तुम्हारा एलिमेंटल फॉर्म में है वो आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। तो जो जिंक आयन ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट था वो चला गया कैथोड पे डिपॉजिट हो गया, और जो जिंक एलिमेंटल फॉर्म में एनोड पे था वो जिंक आयन बन के बाहर आ गया इलेक्ट्रोलाइट में, और जो कॉपर होगा वो ऐसे ही पे नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसके साथ कुछ नहीं हुआ, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि उसका आयन प्रेजेंट नहीं है इलेक्ट्रोलाइट में, जिंक आयन प्रेजेंट है सिर्फ। तो दैट्स हाउ वी कैन सेपरेट आउट जिंक फ्रॉम ब्रास, मतलब कॉपर ऐसे ही रह गया। लेकिन अगर अब तुम बोलो कि मुझे जो है उल्टा करना है, उल्टा क्या मतलब कि मुझे क्या चाहिए, कॉपर चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन जिंक, आपने कुछ नहीं करना, बस एनोड जो है वो वैसी ही रखनी है इम्प्योर, जो भी तुम्हारा एलॉय है जिसमें से कॉपर निकालना है, तो तुम्हारी कैथोड है ना उसके ऊपर अब कॉपर की कैथोड ले लो, और जो इलेक्ट्रोलाइट लो वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लो जिसमें कॉपर आइंस हो, लेट्स से कॉपर का सॉल्युबल सॉल्ट कॉपर टू सल्फेट है, वो ले लिया। तो अब तुम्हारे पास जो आइंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड होंगे वो कॉपर टू पॉजिटिव आइन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड होंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी कैथोड और एनोड की, कैथोड पे कॉपर टू पॉजिटिव आइन बने डिपॉजिट होगा आके बाय गेनिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा, एनोड पे अपोजिट हो जाएगा। सही है, दिस इज प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। सर इसकी देखो ओवरऑल नाइट्रेट इक्वेशन अनस, होती है। एक मिनट उस्मान, अनस नाइट्रेट आयन जो होते हैं वो इसलिए बेस्ट ऑप्शन होता है हमारे पास क्योंकि हमें सॉल्युबल सॉल्ट लेना होता है, और अगर नाइट्रेट आयन इसलिए बताया जाता है कि अगर आप भूल जाओ कि कोई सॉल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर काम नहीं किया था ना ऊपर, किसी ने गलती से सिल्वर क्लोराइड लिख दिया, तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता उसमें। तो नाइट्रेट्स का चाहे कोई भी सॉल्ट हो ना, कोई भी मेटल नाइट्रेट हो, सिल्वर नाइट्रेट हो, सोडियम नाइट्रेट हो, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो, जिंक नाइट्रेट हो, वो हमेशा सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। इसलिए बेस्ट ऑप्शन जो पेपर 2 के लिए हम याद करवाते हैं, हम कहते हैं कि नाइट्रेट सॉल्ट लिख देना। उस्मान बोलो क्या कह रहे हो। उस्मान सर मैं ये कह रहा था कि वो उसके लिए अगर आप कोई सॉल्ट लेंगे तो वो प्योर कहना चाहिए, वो उसी का एनाइन होगा, आयन लेना जरूरी है, और पहले से वही चीज होगी। दोबारा बोलो, समझा नहीं तुम्हारी बात। मतलब सर अगर
नेगेटिव टर्मिनल में आपने कोई मेटल अटैच कर दिया तो वो मेटल वही होगा जो जिसको आपको और मजीद वो कोटिंग करनी है। कॉपर रखा हुआ है तो कॉपर की प्लेटिंग करवानी है तो पहले आपका कॉपर जरूर होना चाहिए, ठंडा नहीं हो सकती प्लेटिंग। मतलब कैथोड कॉपर क्यों नहीं चाहिए? अगर ये तो हाँ प्योरिफिकेशन ऑफ हाँ मेटल कर रहे हैं ना। नहीं, जरूरी नहीं है। जो वहां पे हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर की कराई थी आयरन पे, स्पून आयरन का था। तो सर यहाँ पे मतलब कि हमें प्योरिफिकेशन के लिए पहले से कॉपर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर कोई और मेटल ले लोगे तो फिर बात तो वही हो गई ना। तुमने तो अलग करना था, तुमने फिर किसी और मेटल पे चढ़ा दिया, फिर उसको अलग करते फिरोगे। तो प्योरिफिकेशन, हम इसमें एनोड में इंटरेस्टेड है, वहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड में इंटरेस्टेड है। और सर इसकी ओवरऑल इक्वेशन नहीं होती। इसकी ओवरऑल इक्वेशन क्या बनाओगे? दोनों एक ही है ना, रिएक्शन अपोजिट है एक दूसरे का। इसकी ओवरऑल इक्वेशन नहीं होती, ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कंपोजिशन पे फर्क नहीं पड़ रहा है। जो आयंस निकले वो वापस आ गए। सही है सर जी फरदान? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में जो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, दोबारा समझा सकते हैं? क्योंकि मतलब जिंक डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जिंक डिसॉल्व कैसे हाँ, होगा? जिंक क्योंकि डिसॉल्व जिंक कैसे हो रहा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिंक का जो एलिमेंटल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है टू फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव आइन। तो जब एटॉमिक एलिमेंटल फॉर्म ही नहीं रही, जिंक सॉलिड फॉर्म में जब आइन बन जाता है तो वो क्या कहते हैं, मतलब सॉलिड नहीं रहा ना, फिर वो डिसॉल्व, उसको कह रहा हूँ मैं। है? लेकिन हुआ कैसे, समझ में नहीं आया मुझे प्रोसेस। देखो, जब तुम किसी भी मेटल एनोड लोगे इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त, तुमने जिस मेटल का एनोड लिया है उसी मेटल का अगर आयन इलेक्ट्रोलाइट में है तो उस वक्त एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस होगी, जिसमें एनोड डिसॉल्व होगा और कैथोड पे वही आयन जाके रिड्यूस होकर डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन इधर तो आपने CuSO4 लिया है। 2 इलेक्ट्रोलिसिस करवाए मैंने। मतलब एक बार मैंने कॉपर एज एन इलेक्ट्रोलाइट वो लिया जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन थे। तो कॉपर के साथ ये कहानी हो गई सारी। कॉपर एनोड ऑक्सीडाइज्ड हुआ एनोड पे, और कैथोड पे जाके वो रिड्यूस हो गया कॉपर आयन। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट में जिंक ले लूंगा, क्योंकि एनोड जो है मेरे पास उसमें कॉपर और जिंक दोनों था, वो इम्प्योर मेटल था, आपने उसमें से कॉपर मैंने को अगर डिसॉल्व जिंक कराया, कॉपर डिसॉल्व हुआ। कॉपर हाँ सेकंड डिसॉल्व हुआ रिएक्शन में आपने कॉपर कॉपर को इलेक्ट्रोड। डिसॉल्व किया, कॉपर। सही सही हाँ, सही, बस कॉपर यही समझ डिसॉल्व गया, आयन थैंक यू बना सर। और आयन वहां पे डिपॉजिट बन गया। अगर तुम्हें जिंक चाहिए ना अलग करना है, वैसे तो देखो, जब तुमने इलेक्ट्रोलिसिस करी है जिंक वाली, तो मतलब जिंक जब डिपॉजिट कराया तो कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में नीचे गिर गया है। तो तुम उसी इलेक्ट्रोलाइट में फिल्ट्रेशन करके कॉपर निकाल सकते हो। लेकिन मैं समझाने के लिए मैंने अलग अलग कराया तुम्हें। जी सर। सही है। जो जिंक जब कॉपर सारा एनोड में से चला जाएगा तो जिंक अगर बच गया तो होती रहेगी क्या। जिंक अकेला कैसे रहेगा? जिंक तो नीचे गिर जाएगा ना। बीच बीच में से जब तुम एटम निकलते जाएंगे तो स्ट्रक्चर ही सर खत्म हो आपने जाएगा नीचे पूरा। नीचे सर नीचे आपने जिंक लिया हुआ ऊपर कॉपर लिया हुआ तो नीचे ये यार, ये तो मतलब। तुम्हें देखो अलग अलग बनाने के लिए अच्छा मैंने अच्छा लिखा अच्छा। हुआ है ना। हमें तो अच्छा आपस वो में मिक्स हुए ब्रास होंगे। का होगा ना। यस। ठीक ठीक, वो जुड़े में होंगे, सही है सही। अच्छा देखो, इसका एक जो लास्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये भी पढ़ लो यार, खत्म ही करो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली क्या होता है? तुम्हारे पास देखो अलग, अभी तक हम काम कर रहे थे ना, वो था इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे? बैटरी लगा रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करवा रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? देखो तुम्हारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है मेटल्स का, आसान सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है।
उसमें अगर मैं दो मेटल्स का अलग अलग हाफ सेल लूं, क्या मतलब है अलग अलग हाफ सेल लेने का?